हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, मजेदार चैप्टर, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि भाई अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। लाइक हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए। सर जनरेटर है ना, उसका यूज कर लो ना। जनरेटर का यूज कर लो। जनरेटर काफी है, जनरेटर हाँ आप यूज कर लो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। लेकिन जरा सोचो कि पहली बार किसी ने भी इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट की होगी तो कैसे की होगी। अच्छा वो सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी का कॉज क्या होता है, मतलब कि अगर अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। क्या इसका कोई रास्ता है क्या? क्या आपने देखा है कि ऐसे पावर स्टेशन होते हैं? थर्मल पावर स्टेशन होता है, हाइड्रो पावर स्टेशन, हाइड्रोलिक जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टेशन होता है, विंड पावर स्टेशन होता है। और हमारे यहाँ पे चलने वाला जनरेटर वो भी तो एक पावर जनरेट करके देता है। तो सबके पीछे आपने अगर पढ़ा हो लोअर स्टैंडर्ड में तो आपने देखा होगा कि वहां पे एक कॉन्सेप्ट एक सेम होता है कि भाई दो मैग्नेट होते हैं और मैग्नेट के बीच में वो जो तार होता है ना, तार का जो भी वाइंडिंग्स होते हैं उसको रोटेट किए जाते हैं, तो उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा करने से क्यों इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई? बच्चों तब तो हमें मजा आता था कि अच्छा ऐसा करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है, बहुत ही बढ़िया। दो मैग्नेट लिए, बीच में वो तार का गुच्छा लिया और उसको रोटेट करते जाए, और हम ऐसा सोचते कि हमारे घर की लाइट जल जाएगी। तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसके लिए उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमें ध्यान में रखनी है। तो पूरा ये जो चैप्टर है ना, हाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, मैं ना नहीं बोलता हूं, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, लेकिन आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि आपके घर की लाइट को जलाना है, पंखे को चलाना है, तो उतने से काम नहीं चलेगा। यस और नो? तो उतना फील्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए, उतना जो एरिया है, टू बी स्पेसिफिक अगर बात करूं तो फ्लक्स ज्यादा कट हो पाए, ये बहुत ही जरूरी होता है। मतलब कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, देखो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें चलती है। स्टैटिक पढ़े, उसके बाद मैग्नेटिज्म आए तो मैग्नेटिज्म में पहले तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है वो पढ़े। उसके बाद हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर स्टडी किया कि भैया ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि हाँ भाई ये वाले मटेरियल होते हैं, उनको डायपोल की तरह यूज कर सकते हैं, उनका बेनिफिट हम उठा सकते हैं, लुप्त उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े कि भैया अगर हमने ये फील्ड लाइन जनरेट कर दी है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, अभी उसका काम क्या करें, इसका काम क्या करे, तो इसका इसका क्या बेनिफिट उठाए। तो फिर हमने देखा कि भैया यहां से ना एक चीज हो सकती है कि हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। देखो जिसका कॉज, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड, उसका कॉज क्या है? मूविंग चार्ज। तो जिसका कॉज मूविंग चार्ज है, उसी फील्ड का यूज करके ना आप यहां पे मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी यहां पे प्रोड्यूस कर सकते हो, है कि नहीं? जिसका जिसका कॉज मूविंग चार्ज है, वही फील्ड का यूज करके आप यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। यस और नो? तो ये पूरी स्टडी यहां पे चलेगी ये वाले चैप्टर में। और इसके बाद लिंक में आएगा एसी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी तो कैसे जनरेट होगी, तो ये सारी चीजें यहां पे ये चैप्टर में स्टडी करेंगे। उसके बाद आएगी कि भैया वो जो इलेक्ट्रिसिटी हम यहां पे जनरेट करेंगे ना, जो यहां पे स्टडी करने वाला है, यहां पे सिर्फ उसका कॉज स्टडी करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होगी। यस और नो? उसके बाद वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे तो भैया ये इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है या डीसी है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वो हमेशा प्योर इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वो हमेशा एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, वो कभी डीसी नहीं हो सकती। डीसी को कभी भी ना प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। डीसी कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अरे भैया कोई भी पावर स्टेशन में चले जाओ, मैकेनिज्म आपको यही दिखेगी, जो भी मैकेनिज्म होगी ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, वहां पे वही मैकेनिज्म दिखेगी जो आप पढ़ के आ रहे हो सारी चीजें लोअर स्टैंडर्ड में, कि भाई मैग्नेट, उसके बीच में तार का गुच्छा, उसको रोटेट करवाते जाओ, रोटेट करवाते जाओ, रोटेट कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। जैसे तो यही सारी कहानी है। तो ये जो एसी है ना, एसी एसी जो प्रोड्यूस हो रही है यहां से इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो प्योर इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब कि वो किसी का कन्वर्जन नहीं है, वो प्योरली
अपने आप जनरेट हुई हुई चीज होती है। लेकिन जो डीसी होती है ना, वो स्टोर्ड एनर्जी, वो कन्वर्टेड एनर्जी होती है। क्या कभी देखा है कि डीसी कहां पे स्टोर करते? देखो इसमें ना एक चीज और भी नोटिस करना, एसी को कभी स्टोर नहीं किया जा सकता है। एसी को, सर ये क्या बोल दिए, मतलब कि बैटरी तो चार्ज करते हैं ना, अरे भैया वो डीसी के फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। एसी को एसी में कन्वर्ट करने, मतलब कि एसी को एसी में ही स्टोर करने की बात कर रहा हूं। तो एसी को कभी भी अपने प्योर फॉर्मेट में स्टोर नहीं किया जा सकता है। मतलब कि एसी को हम एसी में ही, अल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ही अगर मैं इसको स्टोर करना चाहूं तो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो एसी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है, क्या उसको हम स्टोर ही नहीं कर सकते? नहीं, स्टोर तो कर सकते हैं, लेकिन एसी को स्टोर करने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस विच इज अवेलेबल विच कैन एबल टू स्टोर दैट पर्टिकुलर एसी इनटू द एसी। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम एसी को स्टोर करवाते हैं डीसी में, डायरेक्ट करंट के फॉर्मेट में। इन्वर्टर सुना है आपने, आपके घर में होगा। अगर बहुत सारे ऐसे है कि जहां पे अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो वहां पे वो इन्वर्टर लगाते हैं। पहली बार जब भी इन्वर्टर आया था हमारे जमाने में तब ऐसा ही था, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ठिकाना नहीं रहता था। जीईबी था तो वैसे भी ठिकाना नहीं है। टोरेंट अच्छा है कि अभी भी कभी भी रेयर केस में लाइट जाती है। जीईबी में तो भैया मॉनसून, आधा मॉनसून तो लाइट बिना लाइट के ही निकल जाता है। और तब वो बच्चा बोर्ड में होता है तो माँ बाप को भी अंदर से टेंशन होता है कि भाई मेरे बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कितने टेंशन वाले होते हैं हमारे पेरेंट्स। कभी सोचा है क्या उनके बारे में? सर वो कौन सोचता है? अभी की जनरेशन तो कोई नहीं सोचती है। तब सोचते थे, तब हम भी सोचते थे। अभी की जनरेशन को तो मैं देखा हूं, टू बी स्पेसिफिक मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन पेरेंट्स मीटिंग में हम देखे थे यार, कैसे कैसे बच्चे हो यार आप लोग। इतना तो रिस्पॉन्सिबल बनो, थोड़ा सा हल्के से रिस्पॉन्सिबल हो जाओ भाई। आप ही की लाइफ है, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होनी बहुत ही जरूरी है। तब क्या था कि तब ऐसा जमाना था कि तब हम सोच पाते थे कि भाई हमारे माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं हमारे पीछे। या सुनो, वो पॉसिबल था कि हम देख पाते थे कि भाई क्या क्या करते हैं वो लोग हमारे लिए। और तब ऐसा जमाना था कि तब ना ये इन्वर्टर पहली बार आए थे। और ये जो इन्वर्टर आए थे ना, तब वो लाइट बहुत जाती थी तो इन्वर्टर लगाते थे। कभी सोचा है कि इन्वर्टर के अंदर होता क्या है? इन्वर्टर के अंदर एसी इलेक्ट्रिसिटी डीसी में कन्वर्ट होकर स्टोर होती है। जहां जहां पे कभी भी आपको किसी को स्टोर करने की बारी आती है, तो किसी को मतलब कि एसी करंट को स्टोर करने की बारी आती है तो उसको हमें कंपलसरी डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम उसको स्टोर कर पाते हैं। हमारी बैटरी, जो मोबाइल की बैटरी होती है, जहां जहां पे बैटरी शब्द आता है तो वो अल्टीमेटली डीसी में उसको स्टोर करेगी, सीधी सी बात है। तो इन्वर्टर का रोल यही होता था कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट है तो वो क्या करती है, वही बैटरी को चार्ज करती रहती है। ठीक है, और जैसे लाइट चली है तो जो बैटरी के अंदर जो स्टोर हुई है ना वो एनर्जी, वही यूज होती है वापस डीसी में से एसी में कन्वर्ट होके वापस आपके घर के अंदर। ये सुनो, तो वही उसका फंडा रहता था। तो सवाल यहां पे ये आता है कि भैया ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि ये एसी का रोल क्या होता है। मतलब कि वो अगर रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो उसके साथ कैसा रिएक्शन देगी, इंडक्टेंस लगा दिया जाए तो कैसा रिएक्ट करेगी, अरे कैपेसिटेंस लगा दिया जाए तो कैसा रिएक्ट करेगी, वो सारी चीजें तब देखेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में। अभी के लिए इतना समझते कि भैया इसका कॉज क्या है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो उसके लिए ना फेराडे जी ने बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे नहीं, 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। और जहां से इनको पता चला कि भैया इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करना है तो हमें ये चीजें करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए? पहला एक्सपेरिमेंट, इसको चैप्टर नंबर भी 6 है और उसको एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 दिया गया आपकी एनसीईआरटी की किताब में, तो हम उसी को फॉलो करें। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता था बच्चों, इस साल का अगर आपने नीट का पेपर देखा हो, शायद आपने देख लिया होगा, तो अगर आपने नीट का पेपर देखा है तो वहां पे मैं आपको क्लियर कट बोल देता हूं कि भैया पूरा पेपर ना एनसीईआरटी बेस्ड था। मतलब कि जो ट्विस्टिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, ऐसा तो मुझे नहीं दिखा था, और बहुत ही इजी पेपर था। तो एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा क्वेश्चन पेपर निकला था, तो हो सके तो थोड़ा एनसीईआरटी के ऊपर भी फोकस कर लेना। होता क्या है पता है कि हम लोग ना ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिसको हम छोड़ देते हैं, हम एनसीईआरटी को मानते ही नहीं है। हमारा टारगेट क्या रहता है भाई, भारे भारे क्वेश्चन, तगड़े क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करते जाओ, छोटे छोटे हल्के क्वेश्चन है ना उसको हल्के में लेते जाओ। फिर होगा क्या कि जब ये हल्के क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपको हलकट बना के छोड़ देंगे, आपकी हालत ऐसी कर देंगे कि भाई ना आप तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ऐसी ही होगी, धोबी के कुत्ते की जैसी हालत हो जाएगी। सीधी बात बोल रहा हूं, क्योंकि नीट इतना इंपॉर्टेंट है।
जेडबलई में तो फिर भी बच्चे हैं, तो बच्चों को क्या है कि ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं कि भाई कुछ नहीं तो आलू नहीं तो बालू तो मिल ही जाएगा, कि भाई चलो कोई बात नहीं, एनआईटी चली गई टेंशन नहीं लेने का, गुजकेट है, गुजकेट चली गई टेंशन नहीं लेने का। भाई साहब इंजीनियरिंग, गुजरात में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की ये हालत है कि भाई बहुत सारी सीटें ऐसे ही खाली पड़ी है। कुछ कॉलेजेस तो ऐसे भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है कि जो आपको स्कीम प्रोवाइड करेगी कि भाई अगर तुम 5 एडमिशन करवाते हो तो तेरी एक सेमेस्टर की पूरी फी माफ हो जाएगी। भाई अगर तू 10 एडमिशन करवाते हो तो एक साल की पूरी फी माफ। एक बच्चे को एडमिशन करवा अपने हिसाब से, मतलब तू तो एडमिशन ले लेकिन दूसरे को लेके आएगा तो तेरे को 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम चलती है, क्योंकि भाई हालत यह है कि 78,000 इंजीनियरिंग की सीट्स है हमारे गुजरात में, और उसके सामने कितने फॉर्म्स भरते हैं बच्चे इंजीनियरिंग में जाने के लिए, हमारी गुजरात की कॉलेजेस की बात करें तो सिर्फ 52,000 स्टूडेंट्स, और उसमें से 10,000 स्टूडेंट्स हर साल ऐसे होते हैं कि जो बीएससी कर लेते हैं, मतलब कि रहे कितने 42,000। तो जरा सोचो कि सीट तो ऐसे ही खाली रहने वाली है, तो इंजीनियरिंग का मतलब कि इतना टेंशन तो होगा नहीं बच्चों को, लेकिन हाँ नीट के लिए टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन है कि भाई उनको अगर मेडिकल में जाना है तो उसके लिए नीट कंपलसरी है। एक और चीज यहाँ पे ना ये बच्चे ना समझते नहीं है कि भाई इंजीनियरिंग में भले आप एनआईटी का गोल सेट करके बैठे हो या फिर आईआईटी का, या फिर आईआईटी तो एडवांस देना पड़ेगा, लेकिन ट्रिपल आईटी का गोल सेट करके बैठे हो, तो बच्चों एक चीज नोटिस कर लेना कि वहां पे आपको बोर्ड में 75% भी लाने हैं। 75% हो गए तो आपका जो भी स्कोर आएगा वो वैलिड माना जाएगा। तो भैया एटलीस्ट वो क्राइटेरिया के लिए भी एनसीईआरटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीट के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में मानता हूं, मैं समझता हूं कि हाँ आपकी भी मजबूरी है कि भाई हाँ समझ सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है, आप उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बात तो सही है, लेकिन इस साल का जो पेपर निकला ना उसको जरा देख लीजिएगा और फिर सोचना कि हमें किसके ऊपर फोकस करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फोकस करना बंद कर दो, भाई फोकस करो, लेकिन साथ में एनसीईआरटी को भी थोड़ा महत्व देना है, थोड़ा इंपॉर्टेंस देना है, उसको भी साथ में रख के आगे बढ़ो। ये सुनो, ऐसा नहीं कि पूरा टोटल उसी के ऊपर फोकस कर दिया तो इसको छोड़ दोगे, भाई इसके ऊपर भी थोड़ा फोकस रखो, क्योंकि इस साल का पेपर हम मान सकते हैं कि परिस्थिति ऐसी थी तो वो अनएक्सपेक्टेड आ गया पेपर, कि भाई इस स्थिति को, परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसा इजी पेपर बना दिया, क्योंकि डर सबको फिजिक्स में ही रहता है, बायोलॉजी में स्कोर कर लेते हैं, केमिस्ट्री में हो जाता है, लेकिन जब भी फिजिक्स की बात आती है तो थोड़ा टेंशन हो जाता है। वैसे तो टाइम भी नहीं बचता है ना, क्योंकि एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 180 क्वेश्चन, उसके लिए 180 मिनट्स, तो एक क्वेश्चन के पीछे एक मिनट। तो पहले हर एक, मैं मैक्सिमम टाइम देखता हूं कि मैक्सिमम 99% बच्चे यही करते होंगे, पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं, फिर केमिस्ट्री, और बाद में बारी आती है फिजिक्स की। और जब भी फिजिक्स की बारी आती है ना तो बच्चों प्रैक्टिस तो कभी की नहीं होती है कि एक मिनट में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो वो प्रैक्टिस तो होती नहीं है। तो जब भी देखते हैं ना कि जब भी फिजिक्स स्टार्ट करना होता है, तब जब भी घड़ी में देखते हैं तब टाइम ये हो जाता है कि भाई अभी हमारे पास सिर्फ 35 मिनट्स आर रिमेनिंग। अभी 35 मिनट में कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स फिजिक्स के कितने सॉल्व हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 25, मतलब कि 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे आपको। इसीलिए मैं हमेशा जो भी कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं उनको मैं यही बोलता हूं कि भाई फिजिक्स आपको रुलाएगा, अगर आप ढंग से नीट में अगर सीरियस नहीं रहोगे तो फिजिक्स आपको रुलाएगा। लेकिन उसके लिए यह भी समझना है कि भाई एक मिनट का एक क्वेश्चन है तो उसका लेवल भी ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव में हायर लेवल के क्वेश्चन आपको नीट में पूछे जाएंगे, नहीं। तो उसके लिए थोड़ा एनसीईआरटी को भी महत्व दो, उसके ऊपर भी फोकस रखो, ठीक है। चलिए, जो मुझे बोलना था वो तो मैं बोल चुका हूं, अभी इसकी बात करते हैं। तो भैया फेरेडे जी ने क्या देखा था, फेरेडे जी ने क्या देखा था, तो उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उन्होंने क्या किया भाई, एक लूप ले ली, जो आपको फिगर में दिख रहे लूप C1, कौन सी लूप है, C1 लूप है, ठीक है। उन्होंने एक लूप यहां पे ले ली, C1 लूप, तो उन्होंने ये लूप ले ली, उसके साथ उन्होंने क्या कर दिया, यहां पे गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। ये हो क्या रहा है भाई, इसको सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा एक सेकंड देख लेते हैं जरा क्या प्रॉब्लम आई इसके साथ। अच्छा अच्छा, इसके पीछे जा रहा है, अच्छा ओके, मतलब जिसके ऊपर ड्रॉ करना था वो तो ड्रॉ ही नहीं हो पाया। तो उन्होंने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उन्होंने एक लूप ले ली, और उस लूप के साथ उन्होंने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट भाई हो ही नहीं रहा है, ठीक है चलो उसके ऊपर हम
मैं लेजर ले लेता हूं, उसके ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे, लेजर ले लेंगे। हाँ लेजर तो हो गया, ठीक है। तो उन्होंने एक लूप ले ली और उन्होंने ये देखा कि भाई ये लूप के साथ उन्होंने ये गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। अभी ये सर्किट में कोई बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं, अगर बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो ये लूप के अंदर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कितना होगा, 0 होगा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, देखो ये गैल्वेनोमीटर क्यों कनेक्ट किया, ताकि आपको समझ में आता है, आपको भी पता है ये सारी चीजें कि भाई गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज होता है ताकि वो हल्के से हल्का करंट भी वो सेंस कर लेता है, उसके सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। करंट विच इज सर्टेन इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, वैसे करंट को भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है, इसीलिए ज्यादातर गैल्वेनोमीटर यहाँ पे यूज होते हैं। एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी में हमेशा गैल्वेनोमीटर को ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर लिया। अभी इनिशियली जब ये मैग्नेट नहीं था तब ये गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट का डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, मतलब कि ये लूप में से फ्लो होने वाला करंट 0 था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, देखो यहां पे सेंटेंस पढ़ते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। When the north pole of the bar magnet is pushed towards the coil, the pointer in the galvanometer deflects, indicating the presence of the electric current in the coil. The deflection lasts as long as the bar magnet is in the motion. When the magnet is moved away from the coil, the galvanometer shows the deflection in the opposite direction, which indicates reversal of current's direction. The galvanometer does not show any deflection when the magnet is kept stationary. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बार मैग्नेट लिया और बार मैग्नेट को पहले ये लूप की डायरेक्शन में आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब कि ये बार मैग्नेट को मूव करवाते गए लूप की ओर। वहां पे ध्यान देना, ये नॉर्थ वाला जो पोल है ना वो लूप की ओर है, लूप की ओर है, और वो क्या करने लगे, ये मैग्नेट को मूव करवाने लगे टूवर्ड्स द लूप। तो उन्होंने ये पाया कि जब मैं मैग्नेट को, जब मैं नहीं, फैराडे एंड हेनरी जी जिन्होंने कंबाइनली एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने ये पाया कि जब हम मैग्नेट को इस तरह से टूवर्ड्स द लूप मूव करवा रहे थे तब यहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा था। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि यार ये बार मैग्नेट को मूव करवाने से, टूवर्ड्स दी लूप मूव करवाने से लूप के अंदर कोई करंट प्रोड्यूस हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रेजेंस दिखा रहा है। गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्ट होता है जब सर्किट में से करंट का फ्लो हो, सीधी सी बात है। तो उन्होंने ये देखा कि जब हम मैग्नेट को टूवर्ड्स दी लूप मूव करवा रहे थे तब ये लूप के अंदर गैल्वेनोमीटर ने दिखाया कि ये लूप के अंदर कुछ करंट का फ्लो हुआ, यस और नो। और क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल जो भी थी वो डिफ्लेक्ट हो गई, यस और नो। फिर उन्होंने ये देखा कि जैसे हम ये मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे, मतलब कि ये लूप से दूर ले जा रहे थे, तब यही करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, मतलब कि अभी डिफ्लेक्शन कंपेयर टू प्रीवियस वन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा था, यस और नो। तो जब मैग्नेट को आप नजदीक ले जा रहे थे, टुवर्ड्स द लूप मूव करवा रहे थे, तब यहां पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा, मतलब कि यहां पे ये लूप में कोई एक डायरेक्शन में करंट का फ्लो हुआ। जैसे ही वो मैग्नेट को अभी लूप से दूर ले जा रहे थे तो ऐसे केस में डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में दिखा, मतलब कि जो भी करंट यहां पे फ्लो हो रहा होगा वो प्रीवियसली कंपेयर टू प्रीवियस वन वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को रोक दिया, मैग्नेट को स्टॉप कर दिया, उसको मूव करना बंद कर दिया, तो देखा तो ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस 0 हो गया, मतलब कि अभी करंट का कोई फ्लो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, उनको थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर उन्होंने देखा कि when the south pole of the bar magnet is moved towards or away from the coil, the deflections in the galvanometer are opposite to that observed with the north pole for the similar movements. फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इसको उल्टा कर दिया, ये मैग्नेट को उल्टा कर दिया। उन्होंने ये डायरेक्शन यहां पे साउथ पोल ला दिया और यहां पे नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट को उल्टा दिया तो यहां पे अभी साउथ पोल आ गया, और फिर वापस उन्होंने मैग्नेट को आगे ले गए और फिर पीछे ले गया। तो उन्होंने देखा कि जैसा नॉर्थ साउथ पोल वाले, मतलब कि ये वाली सिचुएशन जो आपको फिगर में दिख रहे, ये वाली सिचुएशन में जो उनको डिफ्लेक्शन मिला था, ये वाले केस में जब उन्होंने मैग्नेट को उल्टा करके फिर उसको आगे लेके गए और फिर पीछे लेके गए, तब जो डिफ्लेक्शन दिखा वो दोनों अपोजिट थे एक दूसरे से, यस और नो। तो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट उन्होंने चीज नोटिस की कि जब भी हम बार मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके आते एंड दूर लेके जाते, मतलब कि जब तक ये बार मैग्नेट मोशन में रहता है तब तक हमें यहां पे डिफ्लेक्शन दिख रहा है, मतलब कि कॉइल में से करंट का फ्लो हो रहा है। देखो ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी यहां पे करंट का फ्लो दिखा।
देखो यहां पे और आगे नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं। द डिफ्लेक्शन इज फाउंड टू बी लार्जर व्हेन द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स और पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल फास्टर। मतलब कि अगर जितना तेजी से आप मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल और अवे टू द कॉइल मूव करवाते हो, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा था। मतलब कि जितना तेजी से आप ये मैग्नेट को मूव करवाओगे, आगे पीछे जितना तेजी से आप इसको मूव करवाओगे, उतना ज्यादा करंट यहां से फ्लो होता नजर आएगा। When the bar magnet is kept fixed, the coil C1 is moved towards or away from the magnet. The same effect are observed. मतलब कि इतना ही नहीं, अब अगर आप बार मैग्नेट को स्टेडी कर देते हो और ये कॉइल को आगे पीछे करते हो, तो भी आपको वही रिजल्ट दिखेगा। मतलब कि तब भी ये कॉइल में से करंट का फ्लो दिखेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? वो कंफ्यूज हो गए। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक कंक्लूजन दिया, और वो कंक्लूजन क्या था कि भैया यहां पे ये नोटिस हुआ कि रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। तो यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है ये कॉइल के अंदर करंट को जनरेट करने के लिए? तो इन दोनों की रिलेटिव मोशन है कि नहीं। या तो सिर्फ मैग्नेट को मूव करवाओ, या फिर सिर्फ कॉइल को मूव करवाओ, या फिर दोनों को मूव करवाओ एक दूसरे के नजदीक और अवे। तो दोनों केस में आपको, ये दोनों नहीं तीनों केस में, एक केस में आप ये कॉइल को स्टेडी रखो एंड मैग्नेट को मूव करवाओ, एक केस में आप ये मैग्नेट को स्टेडी रखो एंड कॉइल को आगे पीछे करो, या फिर एक केस तीसरा ले लो जिसमें दोनों को आगे पीछे करो। तो तीनों केस में आप देखोगे तो ये पाओगे कि यहां पे तीनों केस में कुछ करंट यहां से जनरेट हुआ है। कोई करंट का फ्लो आपको ये कॉइल के अंदर नोटिस होगा। मतलब कि एक्चुअल में यहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल है करंट को जनरेट करने के लिए? तो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल। तो ये मैग्नेट एंड कॉइल के बीच की जो रिलेटिव मोशन है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए। ये उनका पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा कंक्लूजन ये एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने क्या दिया? तो व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल इज रिवर्स, देन द इंड्यूस्ड करंट इज आल्सो रिवर्स्ड। मतलब कि जब आप ये रिलेटिव मोशन रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब कि उल्टा देते हो, जैसे कि मैंने बताया कि एक केस में आप सिर्फ मैग्नेट को आगे ले जा रहे थे, मूव करवा रहे थे, लेकिन आगे ले जा रहे थे, तब जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो आपको दिखेगा, जब भी आप मैग्नेट को उसके अपोजिट अवे ले जाओगे, तब आपको करंट उल्टी डायरेक्शन में घूमता नजर आएगा। मान लो कि अभी मैं ये जो मैग्नेट है इसको सीधी डायरेक्शन में ले जा रहा हूं, आगे टूवर्ड्स दी कॉइल ले जा रहा हूं, तब आपको मान लो कि करंट ये डायरेक्शन में दिख रहा है। तो जैसे आप मैग्नेट को उल्टी डायरेक्शन में ले जाओ, अवे टू दी कॉइल ले जाओ, तो आपको करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता नजर आएगा। यस और नो? तो ये दो कंक्लूजन उन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाले और हमें दी। यस और नो? तो समझ में आया कि यहां पे उन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बार मैग्नेट के साथ किया था। देखो ध्यान से देखना, ये वाली जो कॉइल उन्होंने पसंद की है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है। मतलब कि इनिशियली अगर ये मैग्नेट नहीं होता तो इसमें से डेफिनेटली 100% कोई करंट का फ्लो नहीं होता। करंट कैसे फ्लो कर सकता है भाई? सोर्स ही नहीं है तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा? लेकिन ये सोर्स आया कहां से? ये मैग्नेट की वजह से। उसमें भी उन्होंने ये देखा कि अगर आप सिर्फ मैग्नेट को यहां पे प्लेस कर दोगे ना, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ मैग्नेट को प्लेस करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ मैग्नेट को प्लेस करने से कुछ भी नहीं होगा। मतलब कि आप ऐसा समझोगे भाई इसके नजदीक में मैग्नेट को प्लेस कर दो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर वो जो आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, जनरेटर के पीछे का कॉन्सेप्ट, या फिर थर्मल पावर स्टेशन, हाइड्रोलिक पावर स्टेशन, जो सारे पावर स्टेशन जिसके ऊपर ये बेस्ड है, मतलब कि जिस कंसेप्ट को यूज करते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, वो मैग्नेट के बीच में वो तार का गुच्छा, उसको घुमाना, तो घुमाने की जरूरत ही क्या पड़ती? घुमाने की जरूरत ही क्या पड़ती? सीधा गुच्छे को रख दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप कॉइल को ऐसे प्लेस करा दे, मतलब फील्ड, ये कॉइल भी वहां की वहां स्टेडी है और मैग्नेट भी स्टेडी है, तो उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं। ठुल्लू भी करंट पास नहीं करेगा, करंट जनरेट ही नहीं होगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? करंट जनरेट ही नहीं होगा। यस और नो? तो उसके लिए रिलेटिव मोशन होनी जरूरी है। या तो मैग्नेट को मूव करवाओ, या तो कॉइल को मूव करवाओ, या फिर दोनों को मूव करवाओ। रिलेटिव मोशन इज कंपलसरी because it is responsible for generation of electric current in the coil। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये था उनका एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, हमारे लिए पहला एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक जो भी उसका पहला एक्सपेरिमेंट ले, यहां पे आपके एनसीईआरटी की किताब में भी हेडिंग दिया जाता है एक्सपेरिमेंट 6.1। दूसरा एक्सपेरिमेंट, उन्होंने दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट देखा? तो अभी इन्होंने क्या किया,
ये मैग्नेट, बार मैग्नेट को निकाल के अभी यहां पे एक लूप लगा दी, एक सोलेनॉइड बोल दो। उन्होंने यहाँ पे एक यहाँ पे तो ड्रॉ हो सकता है, चलिए चलिए तो इसको ड्रॉ करते हैं ताकि पेन का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये बार मैग्नेट को हटा के अभी यहां पे सोलेनॉइड यूज कर लिया। अभी आपको पता ही है कि चाहे बार मैग्नेट लो या फिर सोलेनॉइड ले लो, दोनों डाइपोल ही है, दोनों मैग्नेटिक डाइपोल है। इसका जो काम होता है वही काम यहां पे आप सोलेनॉइड का भी देख सकते हो, है कि नहीं। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, एक सोलेनॉइड ले लिया, बहुत ही बढ़िया सोलेनॉइड ले लिए उन्होंने, ये सोलेनॉइड ले लिया। और क्योंकि सोलेनॉइड में से अगर फील्ड जनरेट करवाना है, अगर इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल बनाना है, तो उसके लिए उसमें से करंट का फ्लो करवाना जरूरी है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो पहला वाला जो कॉइल था ना C1, वो सिचुएशन तो ऐसे की ऐसे ही रखी जैसे यहां पे थी बार मैग्नेट वाले केस में, ठीक है। जो C1 वाला जो यहां पे कॉइल है उसको ऐसे ही रखा, उसके साथ ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रखा, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बार मैग्नेट की जगह पे अभी एक सोलेनॉइड ले लिया और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। मान लो कि बैटरी जो भी है उसका पोटेंशियल V है और इसमें से कुछ करंट आप फ्लो करवा रहे हो, दैट इज I। अभी होगा क्या, क्योंकि ये सोलेनॉइड में से करंट का फ्लो होगा, तो हमें पता है कि उसकी एक्सिस के ऊपर, मतलब कि यहां पे एक्सिस के ऊपर कुछ फील्ड जनरेट होगा। कितना फील्ड जनरेट होगा, तो हमें पता है म्यू 0 इंटू एच के बराबर, जहां पे एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो कितनी होती है N टाइम्स I के बराबर, है ना। तो यहां पे फील्ड जनरेट हो गया, मतलब कि फील्ड लाइन जनरेट होगी। कैसे दिखेगी, कुछ बार मैग्नेट के जैसे ही दिखेगी, हमने देखा था तब कि जो यहाँ पे करंट कैरिंग लूप की जो फील्ड लाइंस होती है, जो सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस होती है, वो कहीं कहीं आप बार मैग्नेट की फील्ड लाइन से दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन जनरेट हुई वो कुछ इस तरह से जनरेट हुई, कुछ इस तरह से जनरेट हुई, जो आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में से हमने फिगर ली है, ठीक है। तो कुछ ऐसा फील्ड जनरेट हुआ, तो वापस उन्होंने वही एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ पे बार मैग्नेट की जगह पे उन्होंने क्या किया, एक सोलेनॉइड को यहां पे मैग्नेट की तरह यूज किया। और फिर उन्होंने क्या देखा, तो देखो, स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूसेस अ स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मैंने बोला कि यहां पे जो करंट का फ्लो करवाया वो कांस्टेंट, ये जो I है वो कांस्टेंट है, स्टेडी करंट है, तो इसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा बीच में वो भी कैसा होगा, स्टेडी फील्ड होगा, कांस्टेंट फील्ड हम मान सकते हैं, ठीक है। तो स्टेडी फील्ड यहां पे जनरेट हुआ, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि उसकी फील्ड लाइन ना यहां पे पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म फील्ड जिसको बोलते हैं। तो यहां पे स्टेडी मानेंगे, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अभी यहां पे देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एज कॉइल C2 इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल C1 द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द C1। इंड्यूस का मतलब क्या होता है भाई, बिना कांटेक्ट के यहां पे करंट जनरेट हो रहा है। देखो ये कॉइल कभी भी इसको टच नहीं करेगी, वहां पे भी बार मैग्नेट को हम यहाँ पे टच नहीं करवा रहे थे, हम सिर्फ उसको उसकी और या उससे आगे ले जा रहे थे, लेकिन उतने से ही वायरलेसली भाई साहब यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब होता है कि उसको इंड्यूस करंट बोला जाए, है ना, वो इंड्यूस हुआ होता है, वो कॉन्टेक्ट से जनरेट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, ये सुनो। तो यहां पे भी क्या देखा उन्होंने कि जब ऐसे आप ये, क्योंकि C2 के अंदर से करंट का फ्लो हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। अभी क्या करो, ये C2 को ना टूवर्ड्स दी C1 लेके जाओ। तो जैसे ही वो C2 को मूव करवा रहे थे टूवर्ड्स दी C1, तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन दिखा है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये C1 के अंदर कुछ करंट इंड्यूस हुआ, किसकी वजह से, C2 को मूव करवाने की वजह से। भैया ये तो बढ़िया चीज है ना, मतलब कि बिना कांटेक्ट के बस उसको उसके और लेके जाओ या फिर उससे आगे लेके जाओ, भाई अपने आप यहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भैया यही होता है, यही कॉज है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है, मूविंग चार्ज, और वही मैग्नेटिक फील्ड किसको प्रोड्यूस कर सकता है, करंट को। ठीक है, चलो वो आगे जाके देखेंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा है जो बार मैग्नेट के केस में हो रहा था। उन्होंने देखा कि when C2 is moved away the galvanometer shows the deflection again but this time it is in the opposite direction। मतलब कि जैसे ही आप यहां पे ध्यान से सुनना, जैसे ही आप अभी यहां पे यही बात, ओ सॉरी, ओप्स, ठीक है। तो जैसे ही आप यहां पे ध्यान से सुनना, तो जैसे ही आप यहां पे बार बार बोल रहे, आप यहां पे अभी ये C2 कॉइल है ना, उसको इससे अवे ले जा रहे हो, तो यहां पे जो करंट का फ्लो था ना वह भी उल्टी डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। जैसा पहले, मतलब कि जब इसको आप उसके नजदीक ले जा रहे थे तब जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा था उससे उल्टी डायरेक्शन में यहां पे अभी करंट का फ्लो आपको दिखेगा। फिर उन्होंने क्या देखा, द डिफ्लेक्शन लास्ट एज लॉन्ग एज कॉइल C2 इज इन दी मोशन। मतलब कि ये डिफ्लेक्शन तब तक दिख रहा था गैल्वेनोमीटर के अंदर, मतलब कि ये करंट का फ्लो ये C1 कॉइल में से तब तक दिख रहा था जब तक आप C2 को मोशन में रखते हो।
चाहे उसको टूवर्ड्स C1 लेके जाओ या फिर अवे टू दी C1 लेके जाओ, ठीक है। व्हेन द कॉइल C2 इज केप्ट स्टेशनरी, C1 इज मूव्ड, द सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड अगेन। मतलब कि अगर आप अभी C2 को स्टेडी कर देते हो और C1 को आगे पीछे करते हो तो भी सेम इफेक्ट आपको दिखेगी, C1 के अंदर आपको करंट इंड्यूस हुआ नजर आएगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं यहां पे भी उन्होंने यही नोटिस किया कि भाई अगेन इट इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स दैट इंड्यूसेस द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ये वाले केस में भी उन्होंने यही नोटिस किया कि भाई यहां पे भी C1 और C2 के बीच की रिलेटिव मोशन C1 के अंदर करंट को जनरेट कर रही है। तो यहां पे भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर दिखी? रिलेटिव मोशन के ऊपर दिखी, है ना। तो इन्होंने जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इसके अंदर भी उन्होंने यही पाया कि भाई अगर दोनों के बीच में, दोनों कॉइल के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है तो यहां पे करंट जनरेट हो सकता है, लेकिन उसमें से एक कॉइल ऐसी होनी चाहिए कि जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हो। अगर दोनों कॉइल में से एक भी कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करते हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, फिर उन दोनों को जितना मर्जी आगे पीछे करो कोई करंट यहां पे इंड्यूस नहीं होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना बहुत ही जरूरी है। एक कॉइल ऐसी होनी चाहिए जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हो और दूसरी कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड मतलब जनरेटेड नहीं है, और तब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तभी आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया? तो भैया यहां पे अभी अभी यहां पे ना ये स्विच लगा दी उन्होंने। क्या किया? यहां पे उन्होंने एक स्विच लगा दी। आगे वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, एक्सपेरिमेंट वही है लेकिन यहां पे उन्होंने स्विच लगा दी। एक मिनट, ये जो हमारी जो एक्स्ट्रा स्लाइड है इसको हम यहां से मिटा देते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अभी ये तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? तो भाई आगे वाला जो एक्सपेरिमेंट था ना, है वही एक्सपेरिमेंट लेकिन यहां पे कोई स्विच कनेक्टेड नहीं थी। देखो ध्यान से, यहां पे कोई स्विच कनेक्टेड नहीं थी, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया? यहां पे एक स्विच लगा दी। ये वाला जो C2 कॉइल है ना, यहां पे उन्होंने स्विच लगा, मतलब कि जब तक आप यहां पे स्विच को ऑन नहीं करोगे तब तक यहां से करंट का फ्लो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो उन्होंने अभी ये एक्सपेरिमेंट में क्या नया किया? तो ये एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ नोटिस किया जो नोटिस करना है हमें। अभी ये एक्सपेरिमेंट ना, ये दोनों कॉइल को मूव नहीं करवाने वाले, जस्ट यहां पे स्विच को टैप करने वाले एंड स्विच को ऑफ करने वाले, ऑन ऑफ करने वाले हैं, ठीक है। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दो एक्सपेरिमेंट ने क्या दिया? दोनों एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए, पहले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बार मैग्नेट लिया था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने करंट कैरिंग कॉइल ली थी जिसको हम सोलेनोइड बोल सकते हैं, तीसरे एक्सपेरिमेंट में यहां पे इन्होंने ये स्विच का यूज किया, मतलब कि स्विच से वो देखना चाहते हैं कि यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये दो केस में तो इन्होंने देख लिया कि भाई हां, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो यहां पे ये C1 कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है, लेकिन यहां पे ये मूव करवाना नहीं चाहते। यहां पे उन्होंने ना तो C1 को मूव करवाया ना तो C2 को मूव करवाया, बस यहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यही देखा कि अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं एंड स्विच को ऑफ करता हूं तब क्या यहां पे मुझे दिखेगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा, देखो फिगर शोज दी टू कॉइल C1 एंड C2 हेल्ड स्टेशनरी। क्या बोला? स्टेशनरी, मतलब कि ये वाले एक्सपेरिमेंट में वो ना तो C1 को मूव करवाना चाहते थे और ना ही C2 को। फिर उन्होंने क्या देखा? कॉइल C1 is connected to the galvanometer G while the second coil C2 is connected to the battery through the tapping key K, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, it is observed that the galvanometer shows a momentary deflection when the tapping key K is pressed and the pointer is galvanometer returns to zero immediately. The pointer in the galvanometer returns to the zero immediately. If the key is held pressed continuously, here is no deflection in the galvanometer. मतलब कि ये पॉइंट ऐसा कहना चाहता है कि उन्होंने जब भी यहां पे स्विच को ऑन किया ना, पहली बार जब उन्होंने स्विच को प्रेस किया, टैपिंग की होते हैं, तो जैसे उन्होंने टैप किया बस वही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए यहां पे आपको कुछ यहां पे डिफ्लेक्शन दिया, मतलब कि डिफ्लेक्शन हुआ और वापस रिटर्न हो गया, डिफ्लेक्शन हुआ और वापस रिटर्न हो गया, यस और नो। मतलब कि वो फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यहां से गैल्वेनोमीटर में से कुछ डिफ्लेक्शन दिखा, डिफ्लेक्शन दिखा लेकिन तुरंत वापस क्या हो गया? अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, जिसको हम इंपल्स जैसा मानते हैं, हल्का सा झटका लगा ऐसा हम बोल सकते हैं। हल्का सा यहां से करंट का फ्लो दिखा फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, जैसे स्विच को ऑन किया खटाक खटाक, यहां से जैसे स्विच ऑन की यहां पे करंट का फ्लो हुआ, वापस करंट गायब हो गया। अभी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आपकी स्विच होती है ना, जब भी आप स्विच को ऑन ऑफ करते हो ना, जब वो टक टक आवाज आती है, उसमें खटाक खटाक आवाज जो भी आप आती है ना स्विच के अंदर, ठक
ठग, ये जो आवाज आती है ना, एक्चुअल में जब भी आप पहली बार कांटेक्ट में लाते हो ना, तो वहां पे एक ट्रांजिएंट इंपल्स जनरेट होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो इंपल्स होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जब भी आपका जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसके साथ, जिस स्विच के साथ जो जो भी डिवाइस आपका कनेक्टेड है, जब भी आप पहली बार स्विच को ऑन करते हो ना, तब यहां से एक इंपल्स, बड़ा सा इंपल्स, आइडियली करंट मान लो कि ऐसा है, लेकिन जब भी आप स्विच ऑन करते हो तब पहले बड़ा सा इंपल्स ऐसा जनरेट होता है, ऐसा बड़ा सा इंपल्स जनरेट होता है, फिर ये स्टेबलाइज होता है ना। तो ये जो बड़ा सा इंपल्स जो जनरेट होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ये होता है सिर्फ फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। वो आपके डिवाइस को डैमेज कर सकता है। क्या आपने कभी वो एडवर्टाइजमेंट देखी, वो स्टेबलाइजर की आती थी, वो मुझे याद नहीं वो कंपनी का नाम, लेकिन ऐसी ऐड आती थी कि जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और तुरंत इमीडिएटली मान लो कि आपके घर पे लाइट आती है, तो कैसा होता है, आपके घर के डिवाइस के साथ क्या होता है, उसका एक एग्जांपल वो समझाते कि एक बंदा ऐसे सो रहा होता है और जोर से कोई इसको जोर से एक झापट लगाता है गाल के ऊपर, तो कैसा उसको लगता है, ऐसा ही कुछ आपके घर में आपके डिवाइस के साथ होता है जब भी लाइट आती है, गई होती है जब भी आती है तब, या फिर जब भी आप स्विच ऑन करते हो तब। और ये बात सही है, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं ना, उनके लिए ये जो स्विच बनाने का काम होता है ना, उसमें एक ट्रांजिएंट एनालिसिस होता है, मतलब कि स्विच जब भी आप ऑन करते हो तब फटाक करके जो आवाज आता है ना, मतलब पहली बार जब कांटेक्ट होता है ना, तब जो रिस्पॉन्स जनरेट होता है ना, वो रिस्पॉन्स डैमेज ना कर पाए उसके लिए स्विच को इस तरह से डिजाइन किया जाता है। कभी सोचा है क्या, ये कोई स्विच ऐसी होती है कि जो 30 रुपए की मिल जाती है, कोई स्विच ऐसी होती है जो 300 रुपए की मिलती है, कोई स्विच ऐसी भी होती है जो 3000 की भी मिलती है। कभी सोचा है क्या वो होता क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो 30 रुपये से भी काम चल जाता तो फिर कोई क्यों 300 रुपए की स्विच परचेस करेगा? और किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वो भाई क्यों 300 रुपए की स्विच को परचेस, अरे 3000 की स्विच को परचेस करेगा? अरे वो छोड़ो, अभी का तो जमाना कुछ अलग ही है भाई। अभी तो ऑटोमेशन का जमाना है, मोबाइल से सारी चीजें ऑपरेट करो, मतलब कि यहां से स्विच ऑन किया मोबाइल से, वहां पे फैन ऑन हो गया, वहां पे टाइप लाइट जो भी थी वो ऑन हो गई, ये सुनो। तो ऐसा होता है ना ऑटोमेशन का। खैर इतना भी अभी तक हम यूज टू नहीं हुए ऑटोमेशन से, लेकिन फिर भी ये लग्जरी मानी जाती है। जब भी मैं ऑटोमेशन को याद करता हूँ, ये स्विच को याद करता हूँ, तब मेरे दिमाग में यही आता है कि भाई कितने सालों से, जब से स्विच जनरेट मतलब कि इनिशिएट हुई थी, स्विच को जब भी फाउंड किया गया था, तब से लेकर आज तक हम स्विच से ही सारी चीजें ऑपरेट करते हैं। और आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, जहां पे टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी हम ऑटोमेशन से इतना यूज टू नहीं है। और देखने जाए तो ये ऑटोमेशन इतना कॉस्टली भी होता है। हमारा एक प्रोजेक्ट था, हम जब इंजीनियरिंग में थे, मास्टर डिग्री में थे, तब हमारा एक प्रोजेक्ट था, मास्टर डिग्री का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो अकेले करना होता है। तब हमारा यही प्रोजेक्ट था ऑटोमेशन का, और हमने बनाया भी था ऑटोमेशन, हमने किया भी था। और होता यही है कि वो जमाने में, तब वो टाइम पे ऑटोमेशन का खर्चा बहुत होता था। मतलब कि अगर आपका 3 BHK का फ्लैट है तो करीब करीब 14 लाख में आपको पूरा ऑटोमेशन करके देते थे, जिसमें आप मोबाइल से आपके घर के फैन को, टीवी को, आपकी जो लाइट वगैरह है, उन सबको आप कंट्रोल कर सकते हो कहीं से भी, बाहर से, अंदर से, कहीं से भी। लेकिन आपका जो मोबाइल है वो इंटरनेट के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यही टारगेट था कि भाई, वो होता है ना कि मास्टर डिग्री में आपका जो भी वर्क होता है, इंजीनियर का काम यही होता है कि या तो आप उसको एफिशिएंट बनाओ, या फिर उसका कॉस्ट कटिंग करके आप उसको हो सके उतना रिडक्शन कॉस्ट पे, हो सके उतनी कम कॉस्ट पे आप उस प्रोडक्ट को डिजाइन कर पाओ। तो तब हमने ये प्रोजेक्ट लिया था कि भाई मुझे एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि मैंने देखा था कि भाई एक तो ये इसकी जो कॉस्टिंग है ना, तब दो ही कंपनी ऐसी थी, एक थी क्रेस्ट्रॉन जो बहुत ही टॉप पे थी, मतलब उसी ने पहले ये ऑटोमेशन बनाया था, होम ऑटोमेशन। पहले वही कंपनी देती थी, बाहर की कंपनी थी। दूसरी थी लिग्रैंड, लिग्रैंड की तो स्विचेस आती थी, लेकिन लिग्रैंड एक स्पेसिफिक डोमेन में ही ऑटोमेशन प्रोवाइड करती थी, लाइटनिंग का। लाइटनिंग जो भी होती थी, बस लाइटनिंग को ही वो ऑपरेट करती है, उसी को ही वो ऑटोमेट करती थी, ठीक है। तो इस जमाने में दो ही ऐसी कंपनी थी, और उनकी जो कॉस्टिंग होती है बहुत ही हाई होती थी। जो रिले सर्किट आती थी वो बहुत ही कॉस्टली आती थी उनकी। और इतना ही नहीं, अगर आप करवाने जाओ तो तकरीबन मिनिमम 10 लाख से तो ऑटोमेशन स्टार्ट होता था, और उसके लिए सर्वर लगाना, सर्वर का जो भी मेंटेनेंस होता था, सर्वर के लिए उसको कूल रखने के लिए एसी लगाना पड़ता था, तो सारी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो हमने उसका वो प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन देखा था कि भाई हाँ, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया, अभी उसको सॉल्व करना है। तो कहीं से बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट मुझे मिले थे कि भाई इट इज वेरी कॉस्टली, वेरी एक्सपेंसिव,
नो वन कैन अफोर्ड। तो हमारा यही टारगेट था कि हम उसको हो सके उतना रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर बना सके। एंड यू कैन नॉट इमेजिन कि हम सर्वर को आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, एक मिनी कंप्यूटर है रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई नाम का एक डिवाइस है, तब पहली बार लॉन्च हुआ था, उसका पहला वर्जन था और हमने वो परचेस किया था। और अकेले ही प्रोजेक्ट करना होता है तो सारी चीजें सब सर्वे करके हमने देखा था, तब पता नहीं था कि क्या ये रास्पबेरी पाई सर्वर की तरह एक्ट कर पाएगा कि नहीं। तो हमने वो सर्वर बनाया, वो परचेस किया। पहले तो 3,000 का सिर्फ आता है, बहुत ही सस्ता है। सोच भी नहीं सकते कि इतना छोटा सा कंप्यूटर, मतलब कि मिनी कंप्यूटर जिसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो तो वो सर्वर बन जाएगा आसानी से। तो वो हमने परचेस कर लिया और फिर हमने देखा, सब कुछ सॉल्यूशन वगैरह देखा, बहुत सारे ऐसे रिसर्च करने के बाद पता चला कि भाई ये ऑटोमेशन में है कुछ भी नहीं, सिंपल है। लेकिन हमने ठान लिया था कि नहीं, ये करना तो है, हमें कुछ भी हो जाए मिनिमम कॉस्ट पे करना है। एंड यू कैन नॉट इमेजिन, हमने वो प्रोजेक्ट खत्म किया था और उसकी कॉस्टिंग आप मानोगे नहीं कि जो 3 BHK का फ्लैट अगर आप उसको 15 लाख में अगर ऑटोमेशन करवाते हो, वही ऑटोमेशन हमने सिर्फ और सिर्फ 40,000 में कंप्लीट कर दिया था। सो इट इज वेरी मिनिमल कॉस्ट, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर। हाँ, एक चीज थी कि उसके लिए सर्वर खुद से बनाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी लिनक्स थी। लिनक्स पहले से ही मुझे लिनक्स का क्रेज था, उबुंटू पहले से मैं यूज कर 2007 से 2006 में लॉन्च हुआ था, लेकिन हम जब इंजीनियरिंग में थे तब से उसको यूज कर रहे थे। तो वो अच्छा लगता था, विंडोज रेयर केस में यूज करता था तो उसमें ग्रिप थी, इसीलिए हमने वो सर्वर अच्छे से बना पाए। तो सर्वर खुद से बनाया। प्रोग्रामिंग, सबसे बड़ी चीज प्रोग्रामिंग होती है कि आप एप्लीकेशन जो बनाते हो वो एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट करती है, बहुत ही मैटर करती है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जब भी आप किसी फिजिकल डिवाइस को सॉफ्टवेयर से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर पार्ट भी इतना पावरफुल होना चाहिए। खैर, ये जो पूरा जो हार्डवेयर था वो तो सिर्फ इतना सा ही था, एक रास्पबेरी पाई, उसके साथ रिले सर्किट। जो आप सोचोगे नहीं कि अमेजोन के ऊपर जाओ तो आपको रिले बोर्ड ऐसा सर्च करो तो आपको मिल जाएगा, सिर्फ 250 रुपए के मिलते हैं। 8 रिले, 8 चैनल रिले 250 रुपए के मिलते हैं, सिर्फ 250 रुपए के। सोच सकते हो कि कितना इजी है इसको बनाना। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कोई इसके ऊपर रिसर्च करता नहीं तो उनको पता ही नहीं होता कि भाई कैसे बाहर की कंपनी आपको उल्लू बनाती है। और ऐसा नहीं था कि भाई आप ऐसे सस्ती चीजों से बनाओगे तो वो कुछ भी नहीं, मतलब कि वो ऑपरेट नहीं हो, 1 साल चला तो चला, चला तो चांद तक, नहीं तो फिर शाम तक, ऐसा नहीं है भाई। हमने वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद, हमारे एक फ्रेंड है उसके बंगले में भी हमने उसको सेटअप किया था। और यू कैन नॉट बिलीव कि आज उसको 7 साल हो चुके हैं, लेकिन देयर इज नॉट ए सिंगल प्रॉब्लम इन इट। अभी भी इतना फ्लुएंटली चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें अच्छे से अभी भी ऑपरेट हो रही है। न तो एक रिले उड़ा है, न तो वो अपना मिनी सर्वर उड़ा है, सब कुछ अपने हिसाब से मस्त चल रही है। तो वहां पे एक चीज थी, हाँ, एक चीज हमने डिसाइड की थी कि भाई जो करना है ना वो अपने से ही, खुद से ही करना है। मतलब कि प्रोग्रामिंग सीखना तो सीखना है, तो सीखना है, सीख लेंगे, सीख लेंगे, लेकिन करेंगे खुद से ही। अगर मैं चाहता तो ऐप किसी के पास डेवलप करवा सकता था, लेकिन मुझे वो नहीं करना था तो मैं सीखा। और ये होता क्या है कि इंजीनियरिंग में जब भी जाता हूँ ना तो लर्निंग का जो आपका अप्रोच होता है ना, वो कभी भी कहीं पे भी आपको यूज टू हो सकता है। आपको पता नहीं होता कि भाई मैं ये क्यों सीखूं, आपको तब ऐसा लगता है कि भाई मैं ये क्यों सीखता हूं, ठीक है। लेकिन वो आपको कब काम आ जाए ना वो आपको समझ में नहीं आता है, वो आपको पता नहीं होता है। तब ऐसा, ये सारी वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सारी चीजें हमने खुद से सीखी थी। नॉट अ सिंगल क्लास आई हैव टेकन, बस यूट्यूब से सारी चीजें, यूट्यूब से, गूगल से पढ़ी तो कोई स्कूल है ही नहीं, तो वहीं से सारी चीजें सीखे। सर्वर का तो नॉलेज था, वो हम बना दिए, लेकिन खैर हम तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे, हमारा तो सिर्फ सर्किट का काम था। अगर मैं चाहता तो ये छोड़ देता कि भाई सॉफ्टवेयर का काम है, कहीं से बाहर से करवा लेता, 30-40 हजार दे देता तो वो अपने को बना के दे देता। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों को कंबाइन, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा हार्डवेयर कितना एफिशिएंट है, तो एप्लीकेशन भी उतनी एफिशिएंट होनी चाहिए। एंड बस वही सीखे थे। तब तब ऐसा लगा था कि भाई चलो ये अपने अच्छे से एक प्रोजेक्ट बना दिया, हमने एक बंगले में भी ये रन कर दिया, और आज आज भी अभी भी वो चल रहा है। और हम सोचे कि भैया इससे बड़ी कंपनी खड़ी करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं, रियलिटी कुछ अलग ही होती है। क्योंकि अभी तक हमारी जो टेंडेंसी है ना वो कभी चेंज नहीं हुई है, अभी भी आप चेंज पसंद नहीं करते हो। ये सीधी सी बात है कि भाई जैसे यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई, मतलब कि पहले फिजिकल एजुकेशन था और फिर हम यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग पे आ गए, तो
हमें ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे कर पाएंगे, हमें थोड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन क्या है कि हमारी ह्यूमन की टेंडेंसी है ना, वो एक चीज से जो यूज टू हो गए ना, अभी उसमें चेंज कभी बदलाव कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो कभी भी मार्केट में नहीं चल पाओगे, ये सीधी सी बात है, चाहे फिर कितने भी बड़े इंजीनियर क्यों ना बन जाओ। हमने तब ऐसा सोचा था कि भाई ये सारी चीजें सीखे हैं, प्रोग्रामिंग सीखे, सब खुद से कर सकते हैं, सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना अपनी खड़ी कंपनी खड़ी कर दें। तो हमने सोचा, ट्राई भी किया, बहुत किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, लेकिन क्या है कि यहाँ पे किसी को चेंज पसंद नहीं है। अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई हाँ मैं ऑटोमेशन करके दे रहा, तो आज हमारे घर में भी हमने लगाया है। शुरू शुरू में तो सब ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि इतने साल बाद आज मेरे को अगर बोलोगे तो मैं भी मोबाइल से ऑपरेट नहीं करता हूँ, क्योंकि जो हमें हैबिट हो गई है ना कि स्विच ऑन करने की, वो कभी जाती नहीं है। लगा है फिर भी हम उसको ऑपरेट नहीं करते, यूज नहीं करते हैं। तो ऐसी ही होती है हमारी टेंडेंसी, जो हम बदलाव एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये होता है। लेकिन खैर ये अलग बात है। लेकिन हाँ, जो सीखे थे ना, हमें ऐसा लगा कि भाई इतना सीखे, ये सारी चीजें सीखे, वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा काम नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का ये काम नहीं होता है, फिर भी मैं सीखा। ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेरा काम नहीं होता है, फिर भी मैं सीखा, तो मुझे क्या ये कहीं पे यूज होगा। लेकिन जब मैंने ये दूसरा जो भी हमारा बिजनेस है जो हमने स्टार्ट किया, तब मुझे पता लगा कि यार ये अगर मैं नहीं सीखा होता ना, तो आज मैं ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी होती है ना कहीं आपको काम आने ही वाली है। तो जितना हो सके ना, ये जितने यहाँ पे इंजीनियर जो मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, वो हमेशा ध्यान रखना, आपको जो भी चीजें हैं, ऐसा मत समझना कि भाई मैं तो ये वाली ब्रांच में ये क्यों सीखूं। भाई मल्टीपल नॉलेज लगा दो, काम आने वाला है, कहीं पे भी काम आएगा। जो चीज मैं वहां पे इस किसके लिए सीखा था, ऑटोमेशन के लिए सीखा था, लेकिन मुझे वो ऑटोमेशन में काम नहीं लगी, मैं वो बिजनेस को सेटअप नहीं कर पाया। लेकिन उसके अलावा आज ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, तो वो मैं सेटअप कर पाया। और मैं उसके लिए सर्वर भी मैंने खुद से बनाया, नहीं मैंने कहीं पे भी होस्टिंग नहीं लिया, सर्वर खुद से बना क्योंकि मेरे पास नॉलेज था। उसकी एप्लीकेशन खुद से बना दी क्योंकि मेरे पास नॉलेज था। उसका जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर का जो पोर्शन होता है जो सर्वर साइड पर चलता है, पीएचपी प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, वो भी हमने खुद से बनाया क्योंकि वो उसका भी मेरे पास नॉलेज था। और आई कैन हैप्पीली रन दिस, आई एम राइट नाउ हैप्पीली रनिंग दिस बिजनेस, साइड बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो सारा जो नॉलेज वहां पे लिया था ना, वो कहीं ना कहीं मुझे कहीं पे तो काम आया, और आज मुझे वो सबसे ज्यादा काम आया, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो जिसके लिए सीखा था उसके लिए तो काम नहीं आया, लेकिन कहीं और तो मुझे काम आ गया। तो इसीलिए मैं जितने भी यहाँ पे इंजीनियर है जो कहीं और पर्टिकुलर ब्रांच में जाने वाले हैं, जिसका गोल होगा कि शायद मैं मैकेनिकल में चला जाऊं, शायद मैं इलेक्ट्रिकल में चला, तो उनके लिए मुझे सिर्फ यही कहना है कि भाई जो ब्रांच का आपको सीखने को मिले ना, सीख लेना। क्योंकि क्या है कि जितना आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगा ना, आज के जमाने में यही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके पास मल्टीपल जितना नॉलेज है ना, आप चाहोगे वहां पे आप सेट हो सकते हो। देखो ये रियलिटी है कि आप, दैट डजंट मैटर कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या कंप्यूटर हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप टीसीएस में भी काम कर सकते हो। आपके पास प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, आप चाहो वहां पे काम कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पार्ट एक ऐसा पार्ट है कि जो सभी को काम आने वाला है। आप देखोगे तो मैकेनिकल इंजीनियर, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैकाट्रॉनिक्स वाली ब्रांच के ऊपर फोकस करो, थोड़ा प्रोग्रामिंग वगैरह ऑटोमेशन वगैरह सीख लो, क्योंकि बहुत ही काम आना है। आप देखो एमजी हेक्टर क्या किया, वॉइस से सारी चीजें कंट्रोल होती है कार के अंदर। तो ये सारी चीजें ना, अभी जमाना इसी का आने वाला है, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, हल्का प्रोग्रामिंग भी सीख लो। फिर आप ऐसे अटक जाओगे कि सर मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं कहीं को ये प्रोग्रामिंग सीखूं, तो भाई नहीं चलेगा। ऐसे अगर एटीट्यूड लेके घूमोगे कि भाई मेरी ब्रांच तो ये है, तो मैं इसकी ये वाली ब्रांच का क्यों सीखूं, मैं थोड़ी ना सीखने वाला, तो यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा भाई। फिर मार्केट आपको ऐसा बोलेगा कि भाई तू क्यों चलेगा यहाँ पे, तेरे को नहीं लेना है भाई। ठीक है, तो सामने से आपका आंसर भी ऐसा ही मिलेगा। खैर ये वाली बात अलग होती है। स्विच के ऊपर आए थे, तो स्विच के ऊपर थोड़ा ये चले गए कुछ और बातों के ऊपर। खैर इसको हम यहाँ से निकालते हैं, वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हम, मेरा यही कहना है कि भाई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो दुनिया में लाखों लोग हर साल इंजीनियर बनते हैं, लेकिन उसमें से मार्केट में अगर जाना है, टिकना है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां से आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लिए तो बात खत्म, आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लिए तो अभी हमारा जॉब पक्का है। भाई नहीं पक्का है, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होना जरूरी है। और मार्केट की नीड को देखो कि मार्केट में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मार्केट की नीड को देखो, उसके ऊपर फोकस करो, उसके बाद डिसीजन लो कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल ब्रांच में घुस गए तो फिर अभी मुझे सॉफ्टवेयर से क्या लेना देना। भाई थोड़ा सीख लो,
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी सीख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी है क्या भाई, छोटे छोटे बच्चे, अभी मैं टीवी पे ऐड देख रहा था कि भाई एक बच्चे की ऐड आती है, वो मैं भूल गया उसका नाम, वो ऐड का, कि उसमें बताते हैं कि उसने ऐप डेवलप की होती है इतने छोटे बच्चे ने, तो इन्वेस्टर उसके घर के बाहर आ जाते हैं। तो ये सारा मल्टीपल, अभी छोटे छोटे बच्चे ऐप डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो भाई आप तो कुछ सीख लो, आप तो इतने बड़े हो चुके हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अभी इसका ही जमाना है, तो थोड़ा सीख लो, एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपना खुद का कुछ कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये पॉइंट नहीं है, तो सीधा पॉइंट के ऊपर हम फोकस करते हैं, आ जाइए। तो यहां पे उन्होंने क्या देखा कि जब भी उन्होंने स्विच को ऑन कर दिया, जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन की, बस वही इंस्टेंट पे यहां से क्या हुआ, एक इंपल्स जनरेट हुआ। और ये इंपल्स जनरेट होने के कारण हुआ क्या, यहां पे इंपल्स जनरेट होने के कारण एट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए यहां पे एक आपको एक एक हल्का सा करंट फ्लो होता नजर आया। वो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए था, मतलब कि ये डिफ्लेक्ट तो हुई, लेकिन डिफ्लेक्ट होने के बाद तुरंत वापस वो अपनी पोजीशन पे आ गई। डिफ्लेक्ट तो हुई थी, लेकिन तुरंत अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, ठीक है। ऐसा कब दूसरा हुआ, ऐसा जब उन्होंने स्विच को ऑफ किया ना, तभी उन्होंने यही चीज नोटिस की कि वापस यहां पे जब भी स्विच को ऑफ किया ना, व्हेन द की इज रिलीज्ड, momentary deflection is observed again, but in the opposite direction. It is also observed that the deflection increases dramatically when an iron rod is inserted into the coils again their axis, सॉरी along their axis, ठीक है। तो ये चीज इन्होंने नोटिस की कि भाई जैसे ये की को हम उन्होंने रिलीज किया, तब भी यहां पे मोमेंटरीली फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए यहां पे डिफ्लेक्शन दिखा, मतलब कि कॉइल यहां से ये डायरेक्शन में गई और वापस रिटर्न आ गई, तुरंत रिटर्न आ गई, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन दिखा जब भी रिलीज हुई तब, ठीक है, जब भी रिलीज हुई तब, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन दिखा। तो यहां से इनको क्या समझ में आया, अब तक इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया था, अब तक इन्होंने यही कंक्लूड किया था कि भाई जो रिलेटिव मोशन होती है ना, वही इसका कॉज होती है करंट को इंड्यूस करने का। लेकिन फिर इन्होंने यहां पे ये नोटिस किया कि भाई रिलेटिव मोशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट टू इंड्यूस द करंट, मतलब कि सिर्फ रिलेटिव मोशन से ही करंट इंड्यूस हो ये जरूरी नहीं है। यहां पे इन्होंने रिलेटिव मोशन रखी नहीं थी, न तो C1 मोशन में थी, न तो C2 मोशन में थी, फिर भी की को जस्ट प्रेस किए एंड जस्ट रिलीज किए, जब प्रेस किए तब भी करंट फ्लो हुआ, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, छोटे से टाइम के लिए, कि जब की प्रेस की एक इंपल्स जनरेट है और इंपल्स के जितना यहां से करंट जनरेट हुआ, करंट डिफ्लेक्ट हुआ, कॉइल डिफ्लेक्ट हुई, वापस आ गई, यस नो, मतलब कि हल्का सा करंट, फ्लैश जैसा एक करंट आपको दिखा, यस नो, और जैसे रिलीज के तब भी फ्लैश जैसा करंट आपको यहां पे नोटिस हुआ है कि नहीं, यहां पे नोटिस हुआ। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो तीसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये देख लिया कि भाई रिलेटिव मोशन इज ओनली नॉट ओनली दी रिक्वायरमेंट टू इंड्यूस द करंट, सिर्फ रिलेटिव मोशन से ही करंट इंड्यूस होता है ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये उन्होंने यहां से एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3 में देखा। क्लियर है। तो यहां से कुल मिला के देखे तो इन्होंने जो 3 एक्सपेरिमेंट किए थे, उसका आउटकम इन्होंने क्या नोटिस किया, उसका आउटकम इन्होंने ये नोटिस किया कि भाई पहला आउटकम ये निकला कि द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए थे वहां से इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा आउटकम क्या निकला, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज इंक्रीज और डिक्रीज, मोर और लेस करंट इज इंड्यूस। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या देखा था उन्होंने, तीसरा आउटकम क्या निकला, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज रिवर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव मोशन इज रिवर्स, मतलब कि जैसे आप रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन चेंज करते हो तो यहां पे करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर उन्होंने क्या देखा, चौथा आउटकम क्या निकला, इफ द मैग्नेट एंड द कॉइल आर मूविंग विद द सेम स्पीड, मतलब कि देयर इज नो एनी रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि देयर इज नो एनी रिलेटिव मोशन, अगर दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यह होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी इज 0, देन नो करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, ठीक है। तो ये 4 आउटकम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ये 5th एंड 6th जो आउटकम है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, जब रिलेटिव मोशन होती है तब क्या होता है वो समझाता है हमें। तो एक्चुअल में होता क्या है कि क्यों रिलेटिव मोशन की वजह से यहां पे करंट इंड्यूस हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा। तो जब भी यहां पे ध्यान से देना, 5th स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, then induced EMF and induced current is produced, मतलब कि अल्टीमेटली यहां पे क्या सिर्फ रिलेटिव मोशन से ये सारे खेल होता है, नहीं भैया, रिलेटिव मोशन से होता क्या है, अगर आप डीप में जाओगे तो रिलेटिव मोशन से होता क्या है, तो रिलेटिव मोशन से यहां पे ये जो कॉइल है ना उसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है, और ये जब भी फ्लक्स चेंज होगा ना
तब आपको यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता नजर आएगा, मतलब कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता नजर आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? एंड द लास्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट, मतलब कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा तो सीधा किसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक विद दैट सर्किट के साथ। ठीक है, तो उसके साथ वो प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो दो स्टेटमेंट है ना, वो एक्चुअल कोज दिखाते हैं कि भाई ये रिलेटिव मोशन से एक्चुअल में होता क्या है। तो रिलेटिव मोशन के से होने से भाई इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं ये वाली कॉइल को अगर आगे ले जाता हूं, मूव करवा के इसके टूवर्ड्स C1 के टूवर्ड्स ले जाता हूं, तो आप समझ सकते हो कि अभी जिस पोजीशन पे, तब मान लो यहां से 1 2 3 4 5 6 6 लाइन यहां से क्रॉस कर रही है। जैसे आप इसको आगे लेते जाओगे तो अभी 6 की 7 लाइन क्रॉस करती नजर आएगी, फिर 8 9 10, मतलब कि धीरे धीरे इसके अंदर से पास होने वाली लाइंस, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो भी है जिसको हम फ्लक्स मानते हैं, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है, मतलब कि फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और जब फ्लक्स चेंज होता है ना, तब यहां पे करंट इंड्यूस होता है। ये सीधा सा इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ फेराडेस एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, तो 3 एक्सपेरिमेंट का जो भी लेखा जोखा था वो सारा यहाँ पे 6 स्टेटमेंट में आप इसको समझा सकते हो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो सारी खेल किसके ऊपर चला गया? अभी फ्लक्स के ऊपर। सारा खेल किसके ऊपर चला गया? फ्लक्स के ऊपर। तो बस यहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स हम पे पहले समझना होता है। खैर ये हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमने देख लिया था आगे, ये इसके आगे वाले चैप्टर के अंदर, और गॉस लॉ के अंदर देखे थे। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है वो आपको पता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी आप आसानी से इसके साथ कंपेयर कर पाते हो। ठीक है, तो इसका हल्का सा पॉइंट यहाँ पे देख लेंगे कि भाई ये मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि सारा खेल किसके ऊपर चला गया अभी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, मतलब कि करंट इंड्यूस हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ करंट इंड्यूस नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो ये फ्लक्स होता क्या है आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस या फिर क्रॉसेस दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स। ठीक है, जितनी फील्ड लाइन किसी सरफेस को क्रॉस करेगी, कितनी फील्ड लाइन सरफेस को क्रॉस कर रही है, उसी को बोला जाता है इसका फ्लक्स। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसको बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर बोल सकते हैं, मतलब कि बी ए कॉस थीटा। और हमने वहां पे वो भी देखा था गॉस लॉ में के अंदर, हमने पहले मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है और वेरिएशन भी देखा कि अगर बी को इंक्रीज करते हो तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, ए को इंक्रीज करते हो फ्लक्स इंक्रीज, लेकिन थीटा को इंक्रीज करते हो फ्लक्स डिक्रीज होता है। सारी चीजें वहां पे नोटिस की थी। ठीक है, तो अगर कोई यूनिफॉर्म फील्ड लाइन है तो उसके अंदर तब वो वाले केस में फ्लक्स कितना होता है? इतना होता है। लेकिन अगर वेरिएबल फील्ड लाइन है या फिर अनइवन फील्ड लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, वेरिएबल फील्ड है, तो ऐसे टाइम पे टोटल फ्लक्स निकालने के क्या करेंगे हम? ऐसा छोटा छोटा एरिया अज्यूम करेंगे और हर एक एरिया के साथ एसोसिएटेड छोटा छोटा फ्लक्स निकालेंगे और फिर उन सबको जोड़ देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है, तो इसके लिए हम इसको डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। हमने आगे वाले लेक्चर में ये देखा, आगे वाले चैप्टर में देखा था, गॉस लॉ के अंदर फ्लक्स की इंफॉर्मेशन हमने थोड़ी सी दे दी थी। ठीक है, बस यही है। तो ये हो गया सारा खेल अभी फ्लक्स के ऊपर, मतलब कि हमें इतना समझ में आया कि फैराडे जी ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना, वो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं हमें ये पॉइंट आउट करे कि अगर फ्लक्स चेंज होने वाला है या हो रहा है तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस करेगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो बात खत्म। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो यहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो कॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माना जाता है। ठीक है, फ्लक्स के अंदर होने वाले चेंजेस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय, टेक केयर।